हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का लेक्चर। हमने कल पढ़ा था कि डीएनए कैसे अपना फंक्शन करता है, जेनेटिक मटेरियल है। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने देख लिए। ग्रिफ्थ का देखा कि हमें पता चला कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया है, जेनेटिक मटेरियल हैंस प्रूव्ड हो गया है, डीएनए ही है। अब हम पढ़ते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए क्या होता है? आरएनए भी मैंने बताया था, डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन आरएनए दो फंक्शन प्ले करता है। एक कि ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा, ये एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। मतलब ऐसी कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे एंजाइम्स काम नहीं कर पाते, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका आरएनए काम करता है। आरएनए एज ए कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो मतलब आपको अगर कोई पूछता है या आता है तो डीएनए तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल होने के साथ साथ एक कैटलिस्ट की तरह भी रोल प्ले करता है। जेनेटिक मटेरियल में आरएनए जो है वो दो टाइप के हैं। एक तो जेनेटिक खुद होता है, जेनेटिक आरएनए, ठीक है, जो कि क्या करेगा, कोडिंग करेगा, इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन एक होता है, ये ए आप मान लीजिए, एक होता है नॉन जेनेटिक। नॉन जेनेटिक का मतलब होता है मतलब कि वो जेनेटिक की तरह काम ना करे। मतलब ये नहीं कि वो कैटलिस्ट है, इसके अलावा भी होता है। मतलब नॉन जेनेटिक मटेरियल की तरह भी नॉन जेनेटिक आरएनए भी होते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए में 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है mRNA, कल भी मैंने बताया था आपको। दूसरा होता है आपका rRNA, ठीक है, एंड थर्ड होता है आपका tRNA। इसको हमेशा इस तरीके से ही लिखा जाता है। mRNA को स्मॉल m से लिखा जाता है, आगे स्मॉल m लगाया जाता है, r थर्ड सेकेंड वाला R लगाया जाता है, थर्ड वाला T। अब इन तीनों के फुल फॉर्म क्या है? M का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, R का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, एंड T का मतलब होता है rRNA। ये जो आरएनए होता है ये आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। मतलब इसकी जो साइट होती है कि ये कहाँ, ये अकरेंस होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, साथ में राइबोसोम्स में भी ये मिलता है। क्यों मिलता है ये साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स में? क्योंकि ये क्या करता है, सेल की अगर हम बात करें तो सेल में साइटोप्लाज्म में होता है, और राइबोसोम्स में, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। मतलब क्या है, एक तरीके से प्रोटीन फैक्ट्री है। तो हमारा आरएनए काम भी क्या करता है, कल हमने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा भी था कि वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जो tRNA, mRNA और rRNA हैं, ये तीनों टाइप भी क्या रहेंगे, आपके साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स में प्रेजेंट रहेंगे। क्या होता है, जब आपको प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है तो डीएनए क्या करता है, सेंट्रल डोग्मा में हमने यही पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए को मैसेज भेजता है, जो कि कहाँ है आरएनए, आपका साइटोप्लाज्म में। फिर मैसेंजर आरएनए जो रहता है मैसेज कहाँ देता है, राइबोसोमल आरएनए, मतलब राइबोसोम्स में, राइबोसोम्स की लोकेशन पे, साइट पे राइबोसोम्स को देगा कि आप प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करो। एंड देन फिर टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए का काम होता है जितने ज़्यादा अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन में क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपकी, अमाइनो एसिड। तो जितनी ज़्यादा अमाइनो एसिड, प्रोटीन फैक्ट्री जो है राइबोसोम, जैसे जैसे प्रोटीन बनाने लगती है, मतलब अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होने लगता है, वैसे वैसे टीआरएनए अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करती जाती है, एक लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड्स की बनती जाती है। तो ट्रांसफ़र आरएनए ये कहलाता है। ये है हमारा क्या, आरएनए। आरएनए को एक तरीके से आप कहें तो ये हमारे अंदर भी प्रेजेंट होता है। हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं होता, हमारे अंदर ये सिर्फ एक कैटलिस्ट, या फिर आप बोल सकते हो साइटोप्लाज्म या राइबोसोम में प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए होता है। लेकिन ये कुछ वायरसेस में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका होता है बैक्टीरियोफेज, कल भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज में रहता है, वायरसेस में प्रेजेंट रहता है आपका। और भी मतलब काफ़ी सारे हैं, साइनोबैक्टीरिया नहीं, वो तो ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा जैसे कि आपका बैक्टीरियोफेज के अलावा एक बताया था मैंने, टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी, ठीक है ना। इनमें ये सब, इन सारे वायरसेस में, टीएमवी में, इनमें क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए कैसा होता है, आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, सिंगल
स्टैंड होता है, मतलब इसमें क्या होता है, एक ही स्टैंड होता है, एक ही स्टैंड पे बेस पेयर्स आपके लगे हुए होते हैं। बेस पेयर मैंने कौन कौन से बताए थे, जो आरएनए है उसमें 4 टाइप के रहेंगे, कौन कौन से, एक तो आपका रहेगा एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ पे थायमिन नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि क्या होगा, ये थायमिन यहाँ पे नहीं होता है, थायमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। और बॉन्डिंग जो होती है इनकी हमेशा, एडेनिन की बॉन्डिंग हमेशा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बना के यूरेसिल के साथ वैसी रहेगी एज इट इज़। ग्वानिन की बॉन्डिंग हमेशा साइटोसिन के साथ, सी के साथ, ठीक है, आपकी इस तरीके से वही हाइड्रोजन बॉन्ड, और जैसे डीएनए में होता है वैसे आरएनए में। बस डिफरेंस ये है कि ये क्या होता है, सिंगल स्टैंड होता है, कहीं कहीं पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए में भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता नहीं है। लेकिन ये जनरली, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको आता है आरएनए वगैरह के बारे में लिखने को, तो एग्जांपल में आप बैक्टीरियोफेज टीएमबी के बारे में आप लिख सकते हो। और ये याद रखना कि थायमिन की जगह इसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो ये था आपका आरएनए। देखते हैं हमारा नया दूसरा टॉपिक है रेप्लिकेशन। किसका रेप्लिकेशन, डीएनए का। डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है, मैंने पहले भी बताया आपको। रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक कॉपी से दूसरे, मतलब डबल कॉपी में, या अपनी क्या बना लेना, अपनी एक बोल सकते हो आप जेनेटिक्स में क्लोन बना लेना, ठीक है। तो वो डीएनए रेप्लिकेशन में आता है। टोटली रेप्लिकेट नहीं होता है, टोटली मतलब कॉपी नहीं बनती, कुछ पार्ट क्या होता है डीएनए का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन होता है। कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि क्या हो, कुछ पार्ट अपना दूसरी जनरेशन में भी बचा के रखना, तो वो कहलाती है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। अब डीएनए रेप्लिकेट होता कैसे है, जैसे कि ये डीएनए है आपका, ठीक है, इस तरीके का होता है। ये क्या होता है, जब रेप्लिकेट होना होता है, हम पूरी मैकेनिज्म देखेंगे, इसमें कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं प्रॉपर, वो सब देखेंगे, ठीक है। ये धीरे एक्सक्यूज़ मी, धीरे धीरे क्या होता है, ये अपने स्टैंड जो होता है अनकॉइल्ड करने लगता है। अनकॉइल्ड मतलब कि धीरे धीरे ये जो कॉइलिंग है, ये कॉइलिंग खुलने लगती है, एक स्टैंड अलग होने लगता है, दूसरे स्टैंड अलग होने लगता है, और उसी के जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उसी के कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स आने लगते हैं। मतलब इस तरीके से ये अलग हो जाएगा, ये अलग होगा, फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री आके इससे जुड़ने लगेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री इससे आके जुड़ने लगेंगे। तो एक स्टैंड से क्या होने लगा है, 2 स्टैंड बनते जा रहे हैं, लेकिन एक स्टैंड का पार्ट दूसरे, एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहे हैं, लेकिन दोनों डीएनए में अपना अपना कुछ कुछ पार्ट, सिमिलर पार्ट क्या है, प्रेजेंट है। तो इसीलिए उसको सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस कहा जाता है। अपने आप को थोड़ा सा कंजर्व करके रखना, हाफ पार्ट जो है वो कंजर्व रहना, दैट इज़ नोन एज सेमी कंजर्वेटिव। इसको किया था, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट। किसने किया एक्सपेरिमेंट, जो है वो किसका है, मिचेल्सन और स्थैटल का, ठीक है। स्थैटल का और मिचेल्सन का एक्सपेरिमेंट है। इन लोगों ने लगभग 1958 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया पे। ई कोलाई बैक्टीरिया हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब जनरली ये क्यों यूज़ करते थे ई कोलाई बैक्टीरिया, या आज भी अगर देखा जाए तो ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, बिकॉज़ ये क्या होता है, ईजिली रेप्लिकेट हो जाता है। रेप्लिकेट इन द सेंस ईजिली अपनी क्या कर लेता है, कम टाइम पीरियड में, शॉर्ट टाइम पीरियड में अपनी मल्टीपल कॉलोनीज़ ग्रो कर लेता है, और इजीली ग्रो हो जाता है नॉर्मल इन्वायरमेंट पे, मतलब नॉर्मल कल्चर पे भी ये जल्दी से ग्रो कर जाता है, इसलिए हम इसको ई कोलाई को यूज़ करते हैं। तो इन्होंने, मिचेल्सन ने क्या किया, इन्होंने ई कोलाई लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने ग्रो कराया, वैसे ही कल्चर कराया जैसे कि हमने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में देखा था। इसमें इन्होंने क्या किया, NH4Cl का यूज़ किया। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। कल्चर में जो मटेरियल या आप बोल सकते हो केमिकल यूज़ किया, वो किया NH4Cl। लेकिन ये NH4Cl कैसा था, इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी वो कैसा लिया इन्होंने, N15 लिया। N15 इज़ नोन एज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है।
ये याद रखिएगा आप ना। N15 जो है वो क्या है, एक हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का। ये उन्होंने लिया, अब इस कल्चर में इन्होंने ई कोलाई को ग्रो होने दिया। कुछ समय बाद इन्होंने क्या की, जो इस कल्चर में ग्रो कर रहा है इस N15 में, तो डीएनए जो होगा वो भी कैसा हो जाएगा, N15 हो जाएगा। मतलब ये आपका जो डीएनए है, हम एग्जांपल के तौर पे दे लेते हैं, ये आपका डीएनए है, ये डीएनए कैसा हुआ, N15 हो गया। ठीक है, N15 से बन गया। क्यों? क्योंकि कल हमने देखा था, हमने फास्फोरस और सल्फर वाले एक्सपेरिमेंट में भी यही देखा था कि क्या हो रहा था, जेनेटिक मटेरियल में रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो था वो डीएनए में ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन प्रोटीन नहीं हो पा रहा था। तो हमने जो कल्चर यूज़ किया है उसमें हेवी आइसोटोप नाइट्रोजन जो यूज़ किया, उसके कारण हमारी जो डीएनए है वो कैसी हो गई, हैवी डीएनए नाइट्रोजन 15 वाली डीएनए बन गई। ठीक है, अब ये कैसी है, हैवी है डीएनए। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसको हम नॉर्मल क्या करेंगे, मतलब इन्होंने फिर इसको क्या किया, नॉर्मल NH4Cl से डिनोट ट्रीट कराया। नॉर्मल मतलब इसमें जो नाइट्रोजन इन्होंने यूज़ करी वो कौन सी करी, N14, मतलब नॉर्मल, या आप बोल सकते हो नॉन आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। मतलब ये नाइट्रोजन का N2 का कोई भी आइसोटोप नहीं, नाइट्रोजन ओनली। अगर नाइट्रोजन का हम देखते हैं मास तो क्या होता है, 14 होता है, तो ये एक आइसोटोप नहीं है, नॉर्मल नाइट्रोजन। इसमें इस वाले जो कल्चर में जो डीएनए था उसको उन्होंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब इसमें ट्रीट कराया तो इसमें क्या हुआ, रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। रेप्लिकेशन से क्या होगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। अब ये जो हैवी वाला था इससे आपको 2 वैरायटी मिली, इससे उन्हें 2 वैरायटी मिली। कैसी 2 वैरायटी मिली, एक इन्हें इस तरीके का मिला, इस तरीके का। ठीक है, और एक इन्हें कैसा मिला, इस टाइप का बोल सकते हो आप, या फिर इसको हम ब्लैक से ही बना देते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये मतलब इस टाइप की उनको वैरायटी मिली। कैसी, इसमें 2 आपको अलग अलग कलर के दिख रहे हैं, 2 अलग अलग इसलिए बनाए मैंने कि एक स्टैंड जो रहेगा वो नाइट्रोजन 14 का रहेगा, और जो ग्रीन वाला स्टैंड रहेगा वो नाइट्रोजन 15 का और एक 14 का रहेगा। लेकिन ये वाला जो था ये हैवी की कॉपी थी, ये इसमें नाइट्रोजन 15 ही प्रेजेंट था। ये 2 तरीके की उनको वैरायटी मिली। तो इससे क्या उनको पता चला कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हैं तो वो अपना क्या होता है, कुछ पार्ट कंजर्व करके रखता है, और वो दूसरे पार्ट्स में पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए में अगर जा रहा है या रेप्लिकेट हो रहा है तो वो इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट मिसेल्सन ने किया। अब इन्होंने ये किस में देखा, ये इन्होंने देखा फर्स्ट जनरेशन में। इसके बाद इन्होंने आगे और रेप्लिकेशन कराया, तो आगे और रेप्लिकेशन पे उन्हें क्या हुआ, इस तरीके से ये बन गया हैवी, और उनको रेप्लिकेशन में इस तरीके से 4 वैरायटीज़ डीएनए की मिली। ये मिली उनको क्या, 50% आप बोल सकते हो, 50% उनको मिली किसकी, N15 N14 वाले की, और 50% उनको मिली किसकी, आपकी हैवी डीएनए की। ये उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू निकाला। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है, मैंने बताया था आपको। उन्होंने जब ये कल्चर हो गया, ग्रो हो गया बैक्टीरिया, तो सेल में से जब हम सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, सेल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेल अलग फिल्टर हो जाती है फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू, और डीएनए अलग कर लिया जाता है। उसी के थ्रू फिर उसको क्या होता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया जाता है कि इनका स्ट्रक्चर किस टाइप से है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बोला कि डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस के थ्रू रेप्लिकेट होता है, और इस तरीके से उन्होंने प्रूव किया। देखते हैं कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो लगभग डजन्स ऑफ एंजाइम जो होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ होते हैं। अभी हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कि वो रेप्लिकेट हो रहा है और 250 मतलब पार्ट्स में डिवाइड होता जा रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं प्लस इसकी मैकेनिज़्म होती क्या है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ मतलब एक मान के चलो 5 to 6 एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम वो देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है डीएनए हेलिकेज, ठीक है। दूसरा डीएनए गायरेज। थर्ड होता है प्राइमेज। फोर्थ होता है प्राइमेज हो गया, प्राइमर हो गया, आरएनए प्राइमर। फिफ्थ होता है डीएनए लाइगेज। कुछ 5-6 एंजाइम्स हैं, प्राइमेज है, हेलिकेज, गायरेज। हाँ, इनका काम क्या होता है इन सारे एंजाइम्स का? एक और है, मैं बताती हूँ उसका नाम। इन सारे एंजाइम्स का काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन को आगे प्रोसीड करना। कैसे? हेलिकेज का मतलब होता है, हेलिकेज एंजाइम जो ये सारे क्या हैं? ये सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स क्या होते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे? पहला हेलिकेज है, तो ये क्या करता है? ये अनवाइंड करता है। अनवाइंड किसको करता है? जो आपका डीएनए का ये स्ट्रक्चर है, इसको क्या करेगा? ये एक तरीके से खोलना स्टार्ट करेगा, मतलब ये अनवाइंड कर देगा। तो अनवाइंडिंग के लिए डीएनए हेलिकेज। गायरेज का काम होता है फॉर रिमूविंग टेंशन, मतलब अगर क्या हो, कोई भी टेंशन आ जाती है इसमें, अगर बन जाती है, नॉट बन जाती है, नहीं खुल पा रहा है, तो उसको एंजाइम उसको दूर करने के लिए डीएनए गायरेज होता है। फिर आते हैं प्राइमेज फॉर दी प्राइमर, मतलब प्राइमर, छोटे छोटे प्राइमर का मतलब होता है जैसे ये जो डीएनए है, अब ये अनवाइंड हो गया, जैसे कि ये आपका डीएनए है, ये अनवाइंड हो गया, तो इनके लिए स्टैंड कौन बनाएगा? इनके लिए भी स्टैंड आने चाहिए। तो छोटे छोटे जो स्टैंड ये आके यहाँ पे जुड़ते जाते हैं, स्मॉल स्मॉल स्टैंड, उनको हम प्राइमर बोलते हैं। और वो कौन बनाता है? प्राइमेज बनाता है। फिर इसके बाद आता है आरएनए प्राइमर। ये क्या करता है? ये जो डीएनए की प्रोसेस हो रही है उसको आगे इनिशिएट करता जाता है, मतलब सिंथेसिस का काम करता है। किसका? डीएनए का, आगे इसको बढ़ाते जाना, ठीक है। एक और जो मैं एंजाइम बता रही थी आपको 6 नंबर का, वो होता है पॉलीमरेज, ठीक है। पॉलीमरेज का काम होता है जो चेन बन रही है डीएनए की, उस चेन को कंटिन्यू चलते जाना, मतलब बहुत लंबी चेन बनाना, लॉन्ग चेन बनाना, लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए, या डीएनए चेन को कंटिन्यूएशन में रखना। सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, आरएनए प्राइमर का काम होता है डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करना, मतलब एक तरीके से हेल्पिंग है कि हाँ डीएनए बन रहा है तो उसमें हेल्प करेगा। लाइगेज का काम होता है फॉर ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग का मतलब होता है जब छोटे छोटे डीएनए बन के तैयार होते जाते हैं तो उन डीएनए को एक साथ जोड़ देना, ठीक है। एक डीएनए दूसरे, मतलब छोटे छोटे प्राइमर जब बन गए, जब प्राइमर बन जाएंगे तो उन छोटे छोटे डीएनए को एक लंबी चेन बनानी है, पॉलीमरेज करना है। तो उनको जोड़ने के लिए भी हमें कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए लाइगेज। लाइगेज का मतलब ही होता है जोड़ना। इसको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते जाते हैं और उनको जब जोड़ा जाता है तो उनको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, इनके फंक्शन और इनके नाम बहुत अच्छे से एज इट इज़ आप इसको याद कर लीजिएगा। डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसकी बेसिस पे ही हम क्या होंगे, ये कुछ 5-6 एंजाइम जो हैं इसके बेसिस पे ही हम मैकेनिज़्म देखेंगे कि अनवाइंडिंग के लिए कहाँ से हेलिकेज आया, गायरेज कैसे आया, फिर उसके बाद प्राइमेज कैसे आया, लाइगेज कहाँ से आया, पॉलीमरेज कहाँ से आया। तो ये इन्हीं पे बेस्ड क्या है, इनकी जो डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज़्म बेस्ड है। ये नाम आपको लाइफ टाइम के लिए, अगर आप जैसे नीट वगैरह का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कौन सा एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में लाइगेज का काम करता है, प्राइमेज का क्या फंक्शन होता है, गायरेज क्या होता है, हेलिकेज क्या होता है, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इसको एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज़्म। देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज़्म क्या होती है, ठीक है। मैकेनिज़्म मतलब कि किस तरीके से होता है प्रोसेस। एंजाइम आपको पता चल गए। एंजाइम पता चलने के बाद जब क्या होता है, जैसे जो डीएनए है वो अनबाइंड हो गया, ठीक है।
अनबाइंड होके ये इस तरीके से क्या होता है, रेप्लिकेट होना स्टार्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे आपके एंजाइम्स आके लगते हैं, ठीक है। उनके थ्रू सबसे पहली जो स्टेप होएगी, कौन सा आएगा एंजाइम, डीएनए आएगा का ऑन हेलिकेज, है ना, हेलिकेज एंजाइम आएगा, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम आके कहाँ जुड़ेगा, यहाँ आएगा और क्या करेगा, डीएनए स्ट्रैंड को, ये स्ट्रैंड है आपके, इनको क्या करेगा, अनवाइंड कर देगा। अनवाइंड करेगा तो यहाँ पे एक ये जो वाई शेप बनता है, वाई शेप्ड बनता है, इसको बोला जाता है क्या, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। मतलब इसको आप बोल सकते हो इनिशिएशन पॉइंट भी, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, इनिशिएशन पॉइंट भी बोल सकते हो। ये इनिशिएशन पॉइंट जो होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क हुआ या इनिशिएशन पॉइंट हुआ, ये क्या होता है, ये एंजाइम्स में अगर देखें हम, जैसे कि वायरस है, ठीक है, या बैक्टीरिया है, तो इसमें जो होता है क्या होता है, सिंगल पॉइंट होता है। सिंगल पॉइंट का मतलब कि एक ही जगह से ये क्या होगा, रेप्लिकेट होगा किसी एक पर्टिकुलर साइट से। लेकिन यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें, यूकैरियोट्स मतलब एडवांस, हमारे अंदर अगर हम बात करें तो हमारे अंदर मल्टीपल रेप्लिकॉन आप बोल सकते हो, इसको रेप्लिकॉन भी बोला जाता है, या रेप्लिकेशन फॉर्क या इनिशिएशन पॉइंट। हमारे जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसमें मल्टीपल जगह से वो टूट सकता है, मल्टीपल जगह से उसकी ओरिजिन साइट्स या इनिशिएशन पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये वाई शेप आपको मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मतलब ये फॉर्क एक बनना स्टार्ट हो गई, इसको हमने क्या बोला, वाई शेप को रेप्लिकेशन फॉर्क बोला। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जब ये अनवाइंड हो रहा है तो यहाँ पे धीरे धीरे दूसरी स्टेप आएगी। दूसरी स्टेप में कौन आता है आपका, डीएनए गायरेज। गायरेज का काम क्या होता है, गायरेज क्या करेगा, जो भी अगर कोई यहाँ पे मान लो कोई टेंशन क्रिएट हो रही है, ये भी यहीं रहेगा। अगर कोई टेंशन आ रही है अनबाइंडिंग में तो उस टेंशन को रिमूव करने का काम कौन कर देगा, यहाँ पे डीएनए गायरेज, ठीक है। डीएनए गायरेज के बाद कौन सा आता है हमारा एंजाइम, प्राइमर, ठीक है। प्राइमर आएगा। प्राइमर क्या करेगा, छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट्स बनाएगा, ठीक है। सेगमेंट्स बनाने का काम कौन करेगा, प्राइमर। तो ये प्राइमर जो बनते हैं ये हमेशा याद रखना 5 डैश से 3 डैश के डायरेक्शन में बनते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन मतलब कि जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आके यहाँ पे जुड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक हो गया, फिर ये दूसरा आके जुड़ा, फिर ये तीसरा आके जुड़ा, ठीक है। ये जो है आपका, ये वाला जो है ये ओल्ड स्टैंड है, ठीक है। और जो आके ये जुड़ रहे हैं ये क्या है, आपके न्यू स्टैंड है। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी, 5 डैश से 3 डैश के बीच में रहेगी। ये आपका 3 डैश, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश, 3 डैश, 5 डैश, 3 डैश 5, ठीक है। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, ये इनको क्या बोला जाता है, मैंने बताया था, इनको बोला जाता है प्राइमर। क्या बोला जाता है, छोटे छोटे, उसको प्राइमेज एंजाइम आया है यहाँ पे एंजाइम जो आया है आपको वो कौन सा आया है, प्राइमेज, ठीक है। जो कि क्या कर रहा है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स लाके जोड़ रहा है। अच्छा, जब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जब आके जुड़ते हैं तो इनको एक और चीज़ मैंने क्या बताई थी, इसको बोला जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। और जहाँ पे ये छोटे छोटे जिस साइट पे, जिस एंड पे जुड़ते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो जुड़ रहे हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, उस स्टैंड को लैगिंग स्टैंड भी कहा जाता है। उस स्टैंड को लैगिंग स्टैंड भी कहा जाता है। ये वाला जो रहेगा, जो एक लंबी चेन बनता जा रहा है, उसको दूसरा जो अपोजिट रहेगा उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, जो कि लॉन्ग एक चेन में कन्वर्ट होता जा रहा है। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आके एक स्टैंड पे लग रहे हैं, दूसरा वाला अपना दूसरा भी चलता जा रहा है लेकिन वो पूरा कंप्लीट होता जा रहा है, तो उसको लीडिंग स्टैंड बोलेंगे, जो कि लीड कर रहा है। और जो छोटे छोटे स्टैंड बना के लग रहा है प्राइमरेज एंजाइम के थ्रू, वो लैगिंग स्टैंड कहलाएगा। आपको डायग्राम के थ्रू इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप रेप्लिकेशन को डिफाइन करना है। फोर्थ आते हैं हम पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज पे।
ठीक है। या आप एक तरीके से आरएनए भी ले सकते हो, आरएनए प्राइमर मैंने बताया था, यहाँ पे भी आरएनए यहाँ बीच में क्या आ जाएगा आपका, आरएनए फोर्थ पे आरएनए प्राइमर आ जाएगा, जो कि क्या करेगा, सिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसका काम क्या होता है, सिंथेसिस में हेल्प करना। फिफ्थ पोजीशन पे आएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और सिक्स पे आएगा डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो ये पॉलीमरेज का काम क्या होता है, लॉन्ग चेन को बढ़ाते जाना, ठीक है। और लाइगेज का काम क्या होता है, जोड़ना, ज्वाइनिंग करना, ठीक है, ज्वाइनिंग करना फ्रेगमेंट्स को। जो फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे आके जो फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं इनको क्या कर देना, जोड़ देना, तो उसको बोला जाता है लाइगेज। और पॉलीमरेज उस चेन को आगे बढ़ाना। पॉलीमरेज का एक और काम होता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि जब ये पूरा बन जाता है, मतलब एक डीएनए कंप्लीट हो जाता है, पूरा तैयार हो जाता है, ये छोटा सेगमेंट अलग हो जाएगा, ये छोटा सेगमेंट अलग हो जाएगा, पूरा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे ऐसे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, डीएनए के स्टैंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनकी प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। प्रूफ रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कोई भी मिस्टेक्स हुई हैं। लाइक अगर हमें पता होना चाहिए कि एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ जुड़ा है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब स्टैंड करेक्ट बना है या नहीं बना है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो उसका काम भी क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है। मतलब डीएनए पॉलीमरेज का काम पॉलीमर चेन बनाना तो है, डीएनए की आगे चेन, लंबी चेन बनाना तो है, साथ में एक काम क्या है इम्पॉर्टेंट, प्रूफ रीडिंग का। प्रूफ रीडिंग कैसे करता है, वो जाता है लाइगेज के साथ जाता है, जहाँ पे एडेनिन गलत जुड़ा हुआ है या थायमिन गलत जुड़ा हुआ है, बॉन्डिंग गलत हुई है या कोई फ्रेगमेंट सही तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको सही जोड़ना, करेक्ट करना, सही बेस पेयर मिलाना, उसका काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज का। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो मतलब प्रूफ रीडिंग के बाद भी इन केस अगर प्रूफ रीडिंग होने के बाद भी ये नहीं हो पाता है, तब आती है प्रोसेस क्या है कि आपकी म्यूटेशन की। मतलब तब कंडीशन क्या हो जाती है, तब सिचुएशन आती है आपकी म्यूटेशन। और म्यूटेशन थोड़ा बहुत ज़रूरी भी रहता है, लेकिन ज़्यादा म्यूटेशन होने के कारण आपको जेनेटिक डिजीज़ेस जो हमने पढ़ी थी वो होने की प्रॉब्लम या संभावना या सिचुएशंस होती हैं। अच्छा, ये तो था डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन में एक दो इम्पॉर्टेंट टर्म और होती हैं। एक होता है डीनेचुरेशन और एक होता है रीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन क्या होता है, डीनेचुरेशन का मतलब होता है जब डीएनए को हीट किया जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो क्या होता है, वो डीएनए जो होता है वो डीनेचर्ड हो जाता है। डीनेचर्ड का मतलब वो क्या होता है, अनवाइंड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, मतलब आप उसके सेगमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। ये आर्टिफिशियल उसमें हम लोग करते हैं जब हमें बहुत सारे डीएनए के रेप्लिकेंट्स बनाने होते हैं या मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं, तो आर्टिफिशियल प्रोसेस में हम डीनेचुरेशन प्रोसेस के थ्रू हीट करते हैं डीएनए को और वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। रीनेचुरेशन का मतलब होता है जब उसी डीएनए को क्या कर दें, हम कूल्ड कर देते हैं, तो वो क्या होता है, जो डीएनए अलग हुए हैं वो फिर से क्या हो जाते हैं, वाइंड अप हो जाते हैं और आपस में फिर से क्या कर लेते हैं, फिर से बॉन्ड बना के फिर से डीएनए अपना अनवाइंडेड डीएनए को वाइंड डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन एक टर्म है, ये आप याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। अब नया टॉपिक देखते हैं हम। इसके बाद नया टॉपिक आपका आएगा जीनोम के बारे में, डीएनए जीनोम के बारे में, तो हम वो देखते हैं।